मॉर्निंग बच्चों। यह हमारी आज की साइंस की वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर है 73। डेट है 30/12/2020 और पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इस पाठ में हम देख लेते हैं हमें क्या क्या सीखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले इसमें बताया गया रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के जो दो भाग हैं अभिकर्मक और उत्पाद वो किन्हें कहते हैं। उसके बाद जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो हमें कैसे पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, तो उसके रासायनिक अभिक्रिया के जो सूचक हैं उसके बारे में भी बताया गया है। फिर रासायनिक समीकरण क्या होता है और रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित हम किस प्रकार करते हैं, तो यह सब इस वर्कशीट में है। अब हम अपनी वर्कशीट को समझना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा पाठ का नाम, तो पाठ का नाम है हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं, नया पदार्थ बनाते हैं जिसकी प्रकृति उनको बनाने वाले पदार्थों की प्रकृति से अलग होती है। जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं ऐसे परिवर्तन जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थों से नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। तो ये जो नए पदार्थ बनते हैं इनका गुण जो पहले वाले पदार्थ हैं उनसे अलग होता है। अब एक रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं। एक होता है अभिकर्मक, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, और दूसरा होता है उत्पाद, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। अब रासायनिक अभिक्रिया के जो कुछ उदाहरण हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं। रासायनिक अभिक्रिया के कुछ उदाहरण हो गए, भोजन का पाचन हो गया, श्वसन है, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम, रिबन का जलना और दही का बनना। ये सारी की सारी अभिक्रियाएं, इनको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि इनमें हम देख पा रहे हैं जो मूल पदार्थ होता है उससे जो नया पदार्थ बनता है वो उसकी प्रकृति अलग होती है, उसका गुण अलग होता है। इसलिए ये सब रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं। अब कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई उसका हमें कैसे पता चलता है, तो उसका पता लगाने का तरीका ये है कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, गंध में परिवर्तन हो सकता है या तापमान में परिवर्तन हो सकता है। इसके अलावा परिवर्तन के दौरान गैस का उत्सर्जन भी हो सकता है, एवोल्यूशन ऑफ गैसेस भी हो सकती है। अब रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, तो तत्वों के प्रतीक या अभिकर्मक और उत्पादों के रासायनिक सूत्रों द्वारा रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण। यानी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसको अगर हम तत्वों का जो प्रतीक होता है, जैसे कार्बन के लिए C, हाइड्रोजन के लिए H, तो इस तरह का प्रतीक या अभिकर्मक और उत्पाद जो बनते हैं उनको रासायनिक सूत्र द्वारा जब दर्शाया जाता है तो वो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। एक उदाहरण दे रखा है, मैग्नीशियम वायु में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो ये हमारा जो है ये हमारा कथन के रूप में है, लेकिन यहाँ पर अगर इसको हम रासायनिक समीकरण कहेंगे तो इसको हम प्रतीक के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम वायु में जलकर, वायु में ऑक्सीजन होती है तो जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, तो ये हमारा समीकरण इस तरह से हो सकता है प्रतीक रूप में। अब उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना।
तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना जरूरी होता है। इसका अर्थ ये है कि जैसे कि हमने पिछली कक्षा में देखा था, किसी भी अभिक्रिया के द्वारान कुल द्रव्यमान जो होता है वो संरक्षित रहता है, न यानी कि ना तो द्रव्यमान नए रूप में उत्पन्न होता है और ना ही वो नष्ट होता है। तो इस कारण से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हमें ये देखना होता है कि जो अभिकर्मक होते हैं यानी रिएक्टेंट्स जो होते हैं, उनमें जो परमाणुओं की संख्या है विभिन्न तत्वों की, और जो हमारा प्रोडक्ट यानी उत्पाद है उसमें परमाणुओं की जो संख्या है अलग अलग तत्वों की, वो हमेशा समान होनी चाहिए, क्योंकि ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। तो इसके लिए हमें एक चीज़ का खास तौर से ध्यान रखना है कि हमें अभिकर्मक तथा उत्पाद दोनों की तरफ सभी तत्वों के परमाणुओं को उचित गुणांक लगाकर संतुलित करना है। लेकिन इसमें रासायनिक सूत्रों को बदलने की ज़रूरत नहीं होती। रासायनिक सूत्र नहीं बदले जाते हैं, केवल हमें उनका गुणांक यानी कोएफिशिएंट जो मल्टीपल होता है, केवल उसको हमें चेंज करना होता है। तो ये तो है हमारी वर्कशीट। अब हम देख लेते हैं इससे संबंधित जो प्रश्न है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है निम्न में रासायनिक परिवर्तन को पहचानिए। बर्फ का पिघलना या दूध का दही में बदलना। तो हमें पता है कि बर्फ का पिघलना जो है, बर्फ के पिघलने के बाद वापस हम उसको बर्फ के रूप में ला सकते हैं। तो इसमें जो मूल प्रकृति है उसमें बदलाव नहीं आता, इसीलिए ये एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये भौतिक परिवर्तन है यानी फिजिकल चेंज है। लेकिन जब दूध से दही बनता है तो दही बनने के प्रक्रिया में हमें पता है कि दूध और दही की प्रकृति अलग होती है, दोनों का गुण अलग होता है। तो इसीलिए ये एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसमें हमें दूध का दही में परिवर्तन, ये रासायनिक परिवर्तन। सेकंड क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। सबसे पहला है हमारा सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वियोजित होकर सिल्वर तथा क्लोरीन गैस। तो हमें सबसे पहले सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl, और ये सूर्य की उपस्थिति में, इसमें हमें सूर्य का प्रकाश लिख देना है, और ये वियोजित होकर हमारा बनेगा सिल्वर यानी Ag प्लस क्लोरीन गैस निकलेगी यानी Cl2। अब अगर हमें इसको संतुलित करना है तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो क्लोरीन है, क्लोरीन के 2 परमाणु हैं जबकि इस साइड 1 है। तो हमें इसको 2 के बराबर लाने के लिए इसकी 2 से हमें गुणा करनी होगी। तो इस प्रकार से अब दोनों तरफ सिल्वर यानी Ag भी बराबर हो गया है और Cl यानी क्लोरीन भी बराबर हो गया है। तो ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। इसका ख भाग है बिना बुझा चूना। बिना बुझा का मतलब होता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल से अभिक्रिया करके यानी H2O से अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनाता है यानी CaOH का ट्वाइस। तो ये बनाता है। अगर इसके हम संतुलित की बात कहें तो ये पहले से ही संतुलित है, दोनों तरफ कैल्शियम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या समान है। अब उसके बाद इसका ग पार्ट दे रखा है इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, इससे अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनता है NaCl, और साथ में हमारा इसमें जल भी बनेगा। तो इसीलिए हमें इसमें जल भी लिखना होगा। तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस HCl, इससे हमारा बन गया
सोडियम क्लोराइड NaCl और प्लस H2O। अब अगर हम इसके संतुलित की बात कहें तो इसको हमें संतुलित करने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही संतुलित है। इसमें सोडियम, हाइड्रोजन तथा क्लोरीन जो कि अभिकारक और उत्पाद दोनों में इनके परमाणुओं की संख्या समान है, इसीलिए इसको संतुलित, ये पहले से ही संतुलित है। अब हम आ जाते हैं इसके घाव पार्ट पे। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, इसमें कॉपर डालने पर, कॉपर यानी Cu डालने पर ये हमारा हरे रंग का कॉपर क्लोराइड बनाता है यानी CuCl2 बनाता है, और साथ में जल बनता है यानी H2O बनता है। तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में कॉपर डालने पर तो हमारा, अगर हम इसमें कॉपर डालते हैं तो हमारा ये CuCl2 और प्लस में हाइड्रोजन गैस, इसमें हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। लेकिन अगर यहाँ पर हमें कॉपर नहीं, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड होना चाहिए, तो इसीलिए इसको CuO लिखना होगा हमें। अब इसको अगर हम संतुलित की बात कहें तो इस केस में अगर हम देखते हैं तो इसमें हमारा जो क्लोरीन है वो यहाँ पर 1 है, जबकि यहाँ पे क्लोरीन के 2 परमाणु हैं। तो इसीलिए इसको संतुलित करने के लिए हमें इसकी 2 से गुना करनी होगी ताकि वो संतुलित हो जाए। तो 2 से गुना करने के बाद ये हमारा संतुलित हो जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बेरियम क्लोराइड तथा बेरियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4, इससे हमारा जली वाले आपस में ये अभिक्रिया करते हैं और इससे हमारा बनता है बेरियम सल्फेट BaSO4, और प्लस में हमारा बनेगा सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, Na और Cl बनेगा। अब अगर हम इसको संतुलित की बात कहें तो ये इसमें हमें, क्योंकि सोडियम के यहाँ पे 2 परमाणु हैं, इसीलिए इसकी हमें 2 से गुना करनी होगी NaCl वाले की, तब ये हमारा संतुलित हो जाएगा। अब उसके बाद इसका नेक्स्ट जो च भाग है, तो च भाग में दे रखा है इन्होंने जिंक सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करके। जिंक की अभिक्रिया होती है सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 से, और अभिक्रिया करने के बाद हमारा बनता है सिल्वर यानी Ag, और उसके साथ हमारा बनता है जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का ट्वाइस। यहाँ पे 2 बाहर लगाएंगे इसके। तो ये हमारा हो गया। अब इसको अगर हमें संतुलित करना है तो संतुलित करने के लिए हमारे पास हमें ये देखना होगा Ag यहाँ पे, क्योंकि इससे NO3 के आगे यहाँ पे ट्वाइस लिखा गया है, इसीलिए इसको संतुलित करने के लिए हमें यहाँ पे 2 लगाना होगा ताकि ये संतुलित हो पाए। और लास्ट में जो हमारा सिल्वर है इसकी भी 2 से गुना करनी होगी हमें, तब यह हमारा संतुलित हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 6 भाग पोटेशियम आयोडाइड यानी Ki प्लस लेड नाइट्रेट PbNO3 का ट्वाइस लेड नाइट्रेट, और लेड नाइट्रेट उसके बाद हमारा बन जाएगा KNO3 और साथ में हमारा बनेगा PbI2। तो इसको अगर हमें संतुलित करना है तो संतुलित करने के लिए हमें इसकी 2 से यहाँ पे गुना करनी होगी पोटेशियम की, और साथ में यहाँ भी 2 से गुना करनी होगी, तो इससे हमारा ये संतुलित हो जाएगा। तो ये तो हो गया पहले क्वेश्चन। अब उसके बाद
इसमें इन्होंने जो थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने कह रखा है कि हमें रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण देने हैं। तो इसमें एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गैस उत्सर्जित होती है, यानी गैस जिसमें बाहर निकलती है, हमें उसका उदाहरण पूछा हुआ है। तो यहाँ पर जिंक प्लस में अगर हम लेते हैं, यहाँ पे जिंक लेते हैं और प्लस में हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4, तो इस केस में हमारे पास जिंक सल्फेट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो ये हमारा इसमें गैस उत्सर्जन हो गया। फिर उसके बाद हमारा है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के रंग में परिवर्तन होता है। तो हमारा पोटेशियम आयोडाइड प्लस में PbNO3 यानी लेड नाइट्रेट, तो इससे जब अभिक्रिया होगी तो KNO3 बनेगा हमारा और प्लस में PbI2 बनेगा। ये जो PbI2 है ये येलो कलर का होता है, इसीलिए इस अभिक्रिया में हमारा रंग में परिवर्तन होगा। अब उसके बाद है ग पार्ट है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तापमान में परिवर्तन होता है। तो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस H2O और इससे हमारा बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में इसमें हीट निकलेगी, यानी इसमें तापमान में परिवर्तन होगा। तो ये हमारी वर्कशीट हो गई, इसे हमने समझ लिया है। इसको अगर हम संतुलित करना चाहें तो 2 यहाँ पर हम लगा सकते हैं, 2 यहाँ पर लगा सकते हैं, तो ये संतुलित हो जाएगा। तो ये हमारी वर्कशीट हमने समझ ली है। वर्कशीट के हमने प्रश्नों के उत्तर भी डिस्कस कर लिए हैं। तो उम्मीद है सभी बच्चों को वर्कशीट समझ आ गई होगी। इसको एक बार दोबारा से रिवाइज करना है तथा प्रश्नों के उत्तर समय पर लिखकर भेज देना है ताकि बच्चों की उपस्थिति लगाई जा सके। थैंक यू।